हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज हम इतिहास के अगला कड़ी में देखेंगे कि मौर्य प्रशासन, मौर्य अर्थव्यवस्था और मौर्य समाज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त से लेकर के और बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त तक देखे थे क्रोनोलॉजी में, और उनके कुछ उपलब्धि और किस तरह से जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत स्थिति में लाया था, उसको हम लोग देखे थे। और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप किसी एग्ज़ाम के मेंस में बैठ रहे हैं चाहे प्री में। तो आइए इसको हम बेहतर तरीके से देखते हैं। इससे पहले यदि हमारे आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को आइए लास्ट तक देखते हैं। तो सबसे पहले कि थोड़ा आइए यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ साम्राज्य था, और कोई भी साम्राज्य यदि इतने बड़े क्षेत्र पे विकसित हो तो उसे अच्छे तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्थित शासन प्रशासन देने के लिए एक प्लान्ड जो है ना वहाँ प्रशासन या गुप्तचर लगाना पड़ेगा या उसे लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए, जो फैला हुआ था हिंदू कुश से लेकर के पश्चिम में हिंदू कुश, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में मैसूर और उत्तर में हिमालय तक। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के समय में भी इतने बड़े क्षेत्र पे अधिकार नहीं हो पाया था जितने बड़े क्षेत्र पे मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो इसी कड़ी में अब आइए हम देखते हैं प्रशासन। तो उस समय जो मौर्य साम्राज्य था वो राज्य व्यवस्था था, राजा हुआ करते थे शासन के प्रमुख। और आज हमारे देश में जो प्रमुख होते हैं वो संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है, और कौन बैठेंगे पावर के हेड में, कौन होंगे या पावर के निचले स्तर पे कौन होगा, वो हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन मौर्य प्रशासन में राजा के द्वारा निर्धारित होता था कि प्रशासन में कौन कौन से मुख्य अधिकारी होंगे और अधिकारी के पास कितना कितना पावर होगा। तो सबसे पहले जो प्रमुख होते थे, एक पिरामिड के माध्यम से समझिए कि जो प्रमुख होते थे, यहाँ किंग होते थे, राजा होते थे, और उसके नीचे सारे अधिकारीगण होते थे, और अधिकारियों को राजा के द्वारा ही पावर डिस्ट्रीब्यूट या बंटवारा की जाती थी। अब इसमें देखिए कि राजा प्रशासन, सैनिक, न्यायिक प्रमुख होते थे। शासन, प्रशासन, सेना, न्याय सारे का प्रमुख राजा ही होते थे, और कुछ अधिकारीगण के माध्यम से इन सभी को सुचारू रूप से सुचालित करते थे राजा। अब अमात्य प्रशासनिक अधिकारी होते थे, और इनके हाथ में प्रशासन की बहुत बड़ी दारोमदार या बहुत शक्ति केंद्रित होती थी। तीर्थ शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जो काफी ऊपर स्तर के अधिकारी होते थे, बड़े लेवल के अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व प्रधान होते थे, और ये वली या भाग, उस समय के राजस्व कर, भूमि कर होता था, उसको इकट्ठा करने का या इकट्ठा करवाने का काम समाहर्ता के हाथ में होता था। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, सन्निधाता जो होते थे, जो मौर्य साम्राज्य में जो राजकीय कोष के सबसे ऊपर वाले अधिकारी होते थे, सबसे उच्च अधिकारी सन्निधाता थे। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग, कृषि से जुड़ी हुई जितनी ही सारी गतिविधियां थी वह सन्निधाता के माध्यम से ही संचालित होती थी, और ये सबसे ऊपरी पैदान पे बैठे हुए थे, मतलब सबसे ऊपर वाले पैदान पे ये कामकाज को देखते थे। पन्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का जो सबसे बड़े अधिकारी थे
वो पन्याध्यक्ष थे। सारे वाणिज्य व्यापार, आंतरिक व्यापार हो, बाह्य व्यापार हो, सबको सुचारू रूप से संचालित पन्याध्यक्ष के माध्यम से ही होता था। अक्ष पटलाध्यक्ष महालेखाकार साम्राज्य में शासन प्रशासन को कैसे लिखित रूप से संजोया जाए या कैसे लिखा जाए, ये अक्ष पटलाध्यक्ष के माध्यम से ही होता था। तो एक बार देखिए, राजा शासन के प्रमुख होते थे, इनके माध्यम से ही सारा काम करवाया जाता था। अमात्य प्रशासनिक अधिकारी, तीर्थ शीर्षस्थ अधिकारी को कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व प्रधान होते थे। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग, पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग और अक्ष पटला अध्यक्ष महालेखाकार। तो ये कुछ अधिकारी थे, प्रमुख अधिकारी, जिनके माध्यम से राजा शासन को सुचारू रूप से चलाते थे। इसे आपको ध्यान में रखना है, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखिए सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन के विषय में हम सब लोग जानते हैं, चाहे आज के प्रशासन हो, चाहे जो है ना मौर्य काल के प्रशासन हो, किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए या उसे विस्तार देने के लिए सैन्य प्रशासन या सेना बहुत ही जरूरी चीज होती है। तो प्लिनी लिखता है अपने बुक में कि मौर्य साम्राज्य में 6 लाख सेना हुआ करते थे। उसमें सेनापति, रथ, घुड़सवार, हाथी, पैदल सब मिलाकर के मौर्य साम्राज्य में 6 लाख सेना थे। 6 लाख सेना के माध्यम से ही इतने बड़े मौर्य प्रशासन को या मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित अक्षुण्ण रखा गया। तो इसी कड़ी में सेना के बाद आइए अब हम देखते हैं कि गुप्तचर विभाग। अब आइए हम देखते हैं गुप्तचर विभाग के बारे में। तो गुप्तचर विभाग मौर्य प्रशासन में काफी मजबूत था। उसे 3 भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। संस्था, यह एक जगह अस्थायी रूप से रह करके काम करता था। संचरा, यह अस्थायी रूप से घूम घूम करके सूचना इकट्ठा करते थे, गुप्त चीजों को पता करते थे। और गूढ़ पुरुष, ये 3 भागों में ये बटा हुआ था, संस्था, संचरा और गूढ़ पुरुष। तो आप नाम से ही इसे याद रख सकते हैं कि संस्था जो थे अस्थायी थे एक जगह, संचरा अस्थायी घूम घूम करके पूरे साम्राज्य में सूचना इकट्ठा करते थे। और गूढ़ पुरुष, यह भी एक गुप्तचर विभाग का ही भाग था। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में काफी मजबूत अवस्था में था। और न्याय प्रशासन को हम 2 भागों में बांट करके मुख्य रूप से देख सकते हैं, जो धर्मस्थयी या कंटक शोधन। तो धर्मस्थयी का मतलब होता था दीवानी न्यायालय। दीवानी का मतलब वैसे न्यायालय से था आशय कि जो कर, जिसे राजस्व था उस समय, राजस्व या जमीन संबंधित विवाद को हम दीवानी न्यायालय के माध्यम से सुलझाते थे। और कंडक शोधन, फौजदारी, तो आज की जो फौजदारी है उस समय की भी फौजदारी में लगभग सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फौजदारी में जैसे आपको हो गया चोरी, डकैती, मारपीट, ये सब कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत देखा जाता था। तो गुप्तचर और न्याय प्रशासन इस तरीके से मौर्य साम्राज्य में था, आपने देख लिया। अब देखिए प्रांत। तो मौर्य साम्राज्य में प्रांत को चक्र भी कहा जाता था। और प्रांत में प्रांतपति होते थे जो प्रांत के प्रशासन को देखते थे। और प्रांत में विशेष करके राजकुमार की नियुक्ति होती थी। और जब प्रांत में अनुभव प्राप्त कर लेते थे तो राजा अपने उत्तराधिकारी उसी में से चुन करके नियुक्त करते थे या साम्राज्य के उत्तराधिकारी होते थे। अब इसमें देखिए कुछ प्रांत है मौर्य प्रशासन का या मौर्य साम्राज्य का। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी आपको तक्षशिला था।
दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राची, प्राची मतलब पूर्वी, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली। तो ये जो पांच जो प्रांत है काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। और अशोक राजा जब बने हो या राजगद्दी संभाले उससे पहले वो अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, कभी कभी तो आपको मैच करवाने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तरापथ है तो उसकी राजधानी कहाँ है, या कलिंग है तो उसकी राजधानी कहाँ है और कहाँ अवस्थित था। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए विषय, जो मौर्य साम्राज्य था उसमें विषय का मतलब जिला हुआ करता था। प्रांत के नीचे वाला जो पैदान पे वो जिला था प्रांत, उसके बाद विषय जिसको जिला के नाम से जाना जाता था। जिला के प्रशासक विषयापति या प्रादेशिक कहलाते थे। मौर्य साम्राज्य में 10 ग्राम के प्रमुख मतलब 10 गांव को मिलाकर के जो प्रमुख होते थे उसे गोप कहा जाता था और गांव के मुखिया को ग्रामिक के नाम से जाना जाता था। तो आपने अभी गुप्तचर देख लिए, संस्था, संचरा, गूढ़पुरुष बिल्कुल भूलिएगा नहीं। न्याय प्रशासन देख लीजिए कि धर्मस्थयी और कंटक शोधन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रांत, ये 5 प्रांत थे मुख्य रूप से, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, अवंती और कलिंग। और विषय जिला उस समय का जिला था, प्रशासक विषयापति या प्रादेशिक कहलाता था और 10 गांव के प्रमुख को उस समय गोप के नाम से जाना जाता था। अब आइए इस क्रम में हम आगे देखते हैं। अब देखिए नगर प्रशासन के बारे में। मेगास्थनीज लिखता है कि नगर प्रशासन को 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। जब मेगास्थनीज के इंडका को देखा गया तो इंडका में लिखा गया था कि मौर्य साम्राज्य के जो नगर प्रशासन थे उसको 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो मौर्य साम्राज्य की जो नगर प्रशासन को चलाने वाली जो समितियाँ थी उस समितियों में टोटल कितने सदस्य थे। तो एक में 5 तो 6 गुने 5 बराबर 30। तो कुल मिलाकर के नगर प्रशासन 30 लोगों के माध्यम से चलाया जाता था। अब देखिए सोसाइटी, समाज के बारे में। तो हम किसी भी काल के समाज को जब हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हाँ, और जब आप मेंस भी लिखते हो तो समाज लिखते समय आप इसी क्रम में लिखेंगे कि समाज कितने वर्गों में विभाजित थे, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इसी क्रम में आप कुछ चीज़ों को लिखेंगे, वहाँ की कल्चर या वहाँ की संस्कृति सभ्यता कैसी थी। तो कौटिल्य लिखता है, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें यह लिखा गया है कि मौर्य साम्राज्य के समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थिति भी वैसे ही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी पदानुक्रम में इन लोगों की स्थिति भी थी। आइए आगे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े लेखक हैं। और जब मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ते हैं तो मेगास्थनीज की इंडिका को हम साक्ष्य के रूप में या सबूत के रूप में पढ़ते हैं और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसे ध्यान में रखते हैं। तो मेगास्थनीज लिखते हैं क्योंकि मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त के दरबारी थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। तो मेगास्थनीज लिखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के जो समाज थे वो 7 वर्गों में बटे हुए थे। 7 वर्ग में कौन कौन से वर्ग थे? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सम्राट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये 7 वर्ग की बात। तो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य 4 वर्ग के बारे में बात करते हैं कि समाज 4 भागों में बटा हुआ था
और जो मेगास्थनीज है वो 7 वर्गों में बात करते हैं कि 7 वर्ग में इनका समाज बटा हुआ था। आइए आगे देखते हैं। कौटिल्य लिखता है अर्थशास्त्र में कि उस समय दास प्रथा समाज में प्रचलित थी, जबकि तुरंत मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है कि उस समय दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी या दास प्रथा नहीं थे। महिला की स्थिति बेहतर थी। अब हम महिला की स्थिति बेहतर थी या महिला की स्थिति बेहतर नहीं थी कैसे हम पता करते हैं? तो इससे पहले वाले जो काल थे, इससे पहले वाले काल का मतलब है कि आप वैदिक काल पढ़े थे, ऋग्वैदिक काल पढ़े थे या उत्तर वैदिक काल पढ़े थे, उनमें जो महिलाओं की स्थिति थी तुलनात्मक रूप से यहाँ महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर देखने को मिलती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। रूपा जीवा, यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन आता है, ये एक ऐसा टर्म है कि पूछ लिया जाता है। रूपा जीवा का मतलब होता है कि मौर्य साम्राज्य में कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो वेश्यावृत्ति करती थी या वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई थी, उनको रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। तो नगर प्रशासन में मेगास्थनीज नगर प्रशासन को 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और प्रत्येक समिति में 5-5 लोग होते थे। कौटिल्य के अनुसार, अब समाज में देखिए, कौटिल्य के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य के समाज थे 4 वर्गों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगास्थनीज के अनुसार ये समाज 7 भागों में बटे हुए थे, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सम्राट। कौटिल्य कहते हैं कि दास प्रथा प्रचलित थी, जबकि तुरंत मेगास्थनीज इंडिका में लिखते हैं कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अब बेहतर कैसी थी कि दूसरे समाज से हम तुलना करके पता करते हैं और देखते हैं फाइनली कि महिलाओं की स्थिति का ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचा। तो यहाँ जो है ना महिलाओं की जो स्थिति का ग्राफ था ऊपर जा रहा था। जो रूपा जीवा एक टर्म था, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। तो आइए आगे अब जो है ना अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का इकोनॉमी कैसा था। अब किसी भी देश, चाहे अभी की बात करें, चाहे पिछले या राज्य व्यवस्था की बात करें, किसी भी समय को चलाने के लिए इकोनॉमी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अर्थव्यवस्था ही डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि आपकी साम्राज्य या आपकी देश की शक्ति कितनी है। तो आइए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में इकोनॉमी की क्या स्थिति थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो इकोनॉमी थी वो कृषि आधारित थी। अर्थव्यवस्था जो थी कृषि आधारित। कृषि आधारित का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स कर आता था कृषि से आता था, मतलब भूमि से आता था। कृषि राजस्व का दर 1/4 से लेकर के 1/6 तक होता था। इसके बीच में ही कर, कहीं 1/4 से लेकर के 1/6 के बीच में ही कृषि कर होता था। आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार होता था। कुल मिलाकर के देश के अंदर देशी समझिए, कुल मिलाकर के मौर्य साम्राज्य के अंदर भी और मौर्य साम्राज्य के बाहर भी व्यापार जो थी काफी अच्छी अवस्था में थी। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होने लगा था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होने से नहीं होने से क्या मतलब बनता है? आप जानते हैं कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब अदला बदली प्रणाली होती थी। अदला बदली प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ है, जैसे समझिए कि मेरे पास पेन है और आपके पास पेपर है, तो मुझे जो है ना पेपर की ज़रूरत है और आपको पेन की ज़रूरत है, तो हम दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन हमेशा तो ये स्थिति नहीं होती है कि जो चीज़ आपके पास है मुझे उसकी ज़रूरत है, जो मुझे पास है वो आपको ज़रूरत है। लेकिन जब मुद्रा का विकास हो गया तो सभी चीज़ के बदले में मुद्रा लोग जो है ना चाहता है, तो व्यापार वाणिज्य जो है ना काफ़ी सुचारू रूप से हो रहा था। कर चोरी करने वाले को मृत्युदंड भी दी जाती थी। इससे क्या आपको अंदाज़ा लगता है कि टैक्स वसूलने का जो काम था, कर वसूलने का काम था, काफ़ी
मतलब शक्ति से वसूली जाती थी। आप खुद ही जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्लिनी ने लिखा है कि 6 लाख सेना। अब जानते हैं कि यदि 1 मिनट के हम मान भी ले कि चलो 6 लाख नहीं भी था, यदि आप 4 लाख भी मान लेते हैं तो 4 लाख सेना को खिलाना, 4 लाख सेना को वेतन देना, या 4 लाख सेना को जो है ना सब तरीके की सुविधा उपलब्ध करवाना और पूरे साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाना बहुत जो है ना बड़ी बात है। तो इसके लिए कर तो सख्ती से वसूला जाता ही होगा, और यदि कर चोरी करने वाले को पकड़ ली जाती थी तो उसको मृत्यु दंड भी दी जाती थी। याद रखिएगा, प्रमुख बंदरगाह उस समय का भरौज था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के मुझे जितना लगा कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था समाज में जितना महत्वपूर्ण है आपको बताना चाहिए। यूपीएससी लेवल से लेकर के और छोटे मोटे एग्जाम के लिए मैंने बताया, और मुझे विश्वास है कि आप यदि इन चीज़ों को नोट्स बना करके बार बार पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से सेवा प्रदान की जाए आगे भी। तब तक के लिए नमस्कार।